फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CBS बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं CBS बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1। CBS जो है ये असल में एब्रीवेशन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम इन द बॉडी विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। अब हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सेल हैं, इन सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, हार्मोन्स हैं जो फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं, इन सब की ट्रांसपोर्ट सेल्स के थ्रू किस तरह होती है? थ्रू दिस सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। CVS जो होता है ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वास्कुलर का मतलब होता है वेजल्स, रिलेटेड टू द वेजल्स। इसका मतलब अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होगा? एक होगा हार्ट विच इज पंपिंग मशीन, ये ब्लड को पंप करेगा, और फिर चैनल्स हैं जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाएंगे, और वही चैनल्स के थ्रू ब्लड कलेक्ट होकर बॉडी से दोबारा वापस हार्ट में आएगा। तो इसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करता है, बेसिक फंक्शन इसका है सर्कुलेशन। अब मैं बताता हूँ आपको सर्कुलेशन क्या होती है। सर्कुलेशन एक कहानी है, दिल की कहानी है, जो दिल से स्टार्ट होती है और वापस आके ख़त्म किस पे होती है? दिल पे। कैसे? अब ये देखिए, ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर, थिन वॉल्ड एट्रिया, 2 लोअर थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब यहाँ से लेट्स सपोज लेफ्ट हार्ट है, यहाँ से ब्लड पंप हुआ, एओर्टा में गया, एओर्टा से पूरी बॉडी में गया, बॉडी के बाद ये क्या हुआ? ब्लड जो था कलेक्ट हुआ वेन्स के थ्रू, दोबारा वापस हार्ट में आ गया। तो अब ये क्लोज पाथ है कि हार्ट से स्टार्ट हुआ, हार्ट में एंड हुआ, इसको कहते हैं सर्कुलेशन। लेकिन अब लेफ्ट हार्ट ने अगर ब्लड को पंप किया है, ये एओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में गया, जैसे कि GIT में गया है, उसके अलावा लिवर में गया है, यहाँ तक जो पार्ट होगा हार्ट से लेके यहाँ तक, दिस इज फिनोमिना इज कॉल्ड परफ्यूजन। लेकिन जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके दोबारा हार्ट में वापस आएगा तो इसको कहते हैं सर्कुलेशन। तो अब हम सर्कुलेशन के रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है ये 2 तरह की सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको डबल पंप कहते हैं। अब हार्ट के होते हैं एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ये दोनों एक यूनिट बनाते हैं, जबकि एक दूसरे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक दूसरा अलग यूनिट बनाते हैं। तो इस तरीके से 2 यूनिट्स पे हार्ट मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं लेफ्ट हार्ट, और दूसरा राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल को कहते हैं राइट हार्ट। और ये 2 तरह की सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सी? अब जरा वो देख लेते हैं। जब लेफ्ट हार्ट में ब्लड आता है, ये लेट्स सपोज ब्लड पड़ा हुआ है लेफ्ट हार्ट में, अब लेफ्ट हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एओर्टा के थ्रू ब्लड गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, वहाँ से कैपिलरी लेवल पे क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, कुछ चीज़ें इसमें ऐड हुई, कुछ चीज़ें इसमें से निकल गई, फाइनली ब्लड कलेक्ट हुआ वेन्स में, वेन्स के थ्रू दोबारा वापस आ गया राइट हार्ट में। तो ये सर्कुलेशन इट इज़ अ सर्कुलेशन जो किस के दरमियान है? बिटवीन द लेफ्ट हार्ट एंड द राइट हार्ट। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। इसके अलावा एक और सर्कुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है, वो कौन सी होती है? कि ये देखें राइट एट्रियम। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पड़ा होता है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी ट्रंक, ये पड़ा हुआ है पल्मोनरी ट्रंक, ब्लड यहाँ से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू फिर जाएगा 2 पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास, लंग्स के पास होगी ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये 2 रेड कलर की मैंने पल्मोनरी वेन्स शो की है। रेड क्यों शो कलर की है? दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स। अब इनको रेड क्यों शो किया? क्योंकि इनके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है इनको ब्लू क्यों शो किया है? ब्लू तो नॉर्मली वेन्स को शो किया जाता है, लेकिन इनको क्यों शो किया? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वापस आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। तो ये सर्कुलेशन कैसी थी? राइट एट्रियम से राइट हार्ट से स्टार्ट हुई, लंग्स में गई, और एंड कहाँ पे हुई? लेफ्ट हार्ट में। तो सर्कुलेशन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन थी एक बड़ा सर्किट था, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन एक छोटा सर्किट है। मेन इसके डिफरेंसेस जो है यही है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अब उसके अलावा हम इसकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये हार्ट है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है ब्लड। अब इसने जब कॉन्ट्रैक्ट करना तो इसने ब्लड को बाहर पंप करना है एओर्टा के थ्रू, लेकिन पंप करने से पहले क्या होगा कि ये खुद फिल होगा पहले हार्ट ब्लड से।
जब इसमें ब्लड पंप हो गया यहाँ तक, लेट्स सपोज जितना पंप हो जाए इसने फिल होना था ब्लड से उतना फिल हो गया, अब फिर क्या करेगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एओर्टा से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा। लेकिन जब ये फिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पड़ा होगा उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द फिलिंग फेज ऑफ द हार्ट। ये वो फेज जिसमें हार्ट फिल हो जाता है, जब फिल हो गए कंप्लीट हो गया, जितना फिल होना था हो गया, उसके बाद एंड पे हार्ट में जो वॉल्यूम बचता है उसको क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ द हार्ट जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन। उसके अंदर जो वॉल्यूम पड़ा होता है ब्लड का उसको क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये नॉर्मली होता है 120 ml। फिर इसके बाद बात करते हैं, अब हार्ट ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितना ये फिल हो गया हार्ट ब्लड से, क्या ये सारा ब्लड पंप कर देगा? नहीं, सारा ब्लड पंप नहीं करेगा, काफ़ी हद तक ये ब्लड पंप कर देता है, कुछ अपने पास रिटेन रखता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो कुछ ब्लड ये अपने पास रखेगा उस वॉल्यूम ऑफ द ब्लड को कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज़ लेफ्ट विद इन द हार्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसकी वैल्यू नॉर्मली होती है 40 से 50 ml। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे इसके पास था 120 ml, यहाँ पे रह गया 50 ml, तो बाकी ब्लड कहाँ गया? तो जवाब है कि बाकी ब्लड पंप करती है इसने एओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो ये जो पंप ब्लड है इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज एजेक्टेड बाय द हार्ट विद द ईच बीट into the different parts of the body, this is called stroke volume। stroke volume को कैसे लिख सकते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अभी बताया 120 होता है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 होता है। तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। इसके बाद कार्डिक आउटपुट की बात कर लेते हैं और वॉल्यूम की। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है कुछ। इजेक्शन फ्रैक्शन, अब ये जो हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया था इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम जो बाहर पंप इसने पंप किया है ब्लड, अगर हम वो देखें कि जो इसके अंदर ब्लड पड़ा था जितना ये फिल हुआ था उसका कितने फीसद इसने पंप किया, तो दिस इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज इजेक्टेड बाय द हार्ट। लेट्स सपोज हमारे पास हार्ट जब फिल हुआ था तो इसके अंदर ब्लड पड़ा था 120 ml, इसने इसमें से लेट्स सपोज 60 ml जो है ब्लड बाहर पंप कर दिया, तो कितना फ्रैक्शन जो है ब्लड का इसने पंप किया, तो इसको लिखेंगे 60/120 ml। 120 ml इसके पास पहले था, 60 ml इसने क्या कर दिया, पंप कर दिया। अगर इसका फ्रैक्शन बनाए तो ये 0.5 बनेगा, यानी कि इसने 50% ब्लड को पंप कर दिया, 50% अपने पास रखा है। तो ये जो होगा दिस इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है ये आपने याद रखना है। इजेक्शन फ्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। अगर आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे बढ़ सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो या फिर क्या हो, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो हो कम हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हार्ट जब है पंप कर रहा है अपने पास जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कम रख रहा है, या स्ट्रोक वॉल्यूम जो ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर रहा है, एफिशिएंटली पंप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और क्या किया जाए, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। ये जो काम करती है कुछ ड्रग्स होती हैं उनको कहते हैं आयनोट्रोपिक ड्रग्स। आयनोट्रोपिक ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को कम करती हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाती है ताकि हार्ट एफिशिएंटली ब्लड को पंप कर सके, तो एफिशिएंसी ऑफ हार्ट बढ़ जाती है। फिर बार बार टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिटेन विद इन द हार्ट। तो वॉल्यूम होता क्या असल में, साल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो साल्ट में बेसिकली हमारे पास अबंडेंट साल्ट होता है, सोडियम होता है, तो हम वाटर एंड सोडियम को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वॉल्यूम। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कार्डिक आउटपुट क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमने देखा था कि तो ब्लड हार्ट ने पंप किया था विद ईच बीट। अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज इजेक्टेड बाय द हार्ट इन 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। इसको लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने बताया 70 ml होता है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 5250। इसको राउंड अबाउट हम कह सकते हैं कि हेल्दी पर्सन में कार्डिक आउटपुट जो होती है 5000 ml होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो हम CBS के दौरान डिस्कस करते हैं, स्टडी के दौरान, वो होता है कार्डियक वर्क। कार्डियक वर्क क्या होता है कि वर्क परफॉर्म्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द ब्लड। अब हार्ट कैसे वर्क परफॉर्म करता है हम ये देखते हैं। वर्क की बेसिक डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या होगी, हार्ट जो एट्रियल प्रेशर है जिसके अगेंस्ट पंप कर रहा है वो क्या होगी, फोर्स है। और जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप हो रहा है आउटसाइड द हार्ट, जैसे कि हार्ट है, अब यहाँ पे हार्ट जब है
यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ये इनसाइड की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो ये फोर्स जनरेट करेगा वो क्या होगी, आर्टेरियल प्रेशर जो कि हार्ट के अंदर जनरेट हुआ वो होगी फोर्स, और जो वॉल्यूम बाहर पंप हो जाएगा यहाँ से आउटसाइड चले जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्लड ने आउटसाइड द हार्ट मूव करते हुए, तो इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो वर्क के कार्डियक वर्क की बेसिक फॉर्म क्या बन गई, आर्टेरियल प्रेशर इनटू कार्डियक आउटपुट, दिस इज कॉल्ड एज द कार्डियक वर्क। कार्डियक वर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल वर्क, एक होता है इंटरनल वर्क। अब देखें, अगर प्रेशर वर्क की बात करें तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रेशर विद इन द हार्ट जनरेट होता है, इस वजह से जो ये वर्क होता है हार्ट का, इसको कहते हैं इंटरनल वर्क और द प्रेशर वर्क। इसका दूसरा नाम होता है प्रेशर वर्क। जब हार्ट ब्लड को पंप कर देता है आउटसाइड, तो पंपिंग के दौरान जो है ब्लड है आउटसाइड द हार्ट जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल वर्क डन बाय द हार्ट, और इसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूम वर्क। अब कार्डियक वर्क की सिग्निफिकेंस क्या है, कार्डियक वर्क जितना ज़्यादा होगा, हार्ट जितना वर्क ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि अगर आप देखें कि कार्डियक वर्क में बुनियादी तौर पे कितनी चीज़ें थी, दो चीज़ें, आर्टेरियल प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट तो राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट दोनों वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों की सेम है। उसकी वजह ये होती है कि किसी एक की भी अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो तो डैमिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी, या लंग्स में या बॉडी में, तो डैमिंग नहीं हो रही, नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्डियक आउटपुट तो दोनों हार्ट की सेम है, तो फिर क्या है 5 लीटर जो लेफ्ट हार्ट है, यहाँ पे देखें आप कि आपके पास जो है लेफ्ट हार्ट की बात करें तो ये 5 लीटर जो ब्लड है पंप कर रहा है अगेंस्ट 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, जबकि जो राइट हार्ट की बात करें तो ये जो है 5 लीटर इतना ही ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन 80 या 100 मिलीमीटर ऑफ Hg पे। तो इसका मतलब प्रेशर जो है जिसको ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है आगे वर्किंग के दौरान, मज़ाहमत जो फेस करनी पड़ रही है वो लेफ्ट हार्ट को है। तो लेफ्ट हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है ब्लड को, इसलिए इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है तो कार्डिक वर्क परफॉर्म्ड बाय द लेफ्ट हार्ट इज़ मोर देन द राइट हार्ट। जब लेफ्ट हार्ट कार्डिक वर्क ज़्यादा परफॉर्म करता है तो अगर कभी भी ब्लड फ्लो में कमी हो तो जो लीथल इफेक्ट इस कमी का होता है सबसे ज़्यादा लेफ्ट हार्ट पे होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इस्कीमिया जब होता है ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से, तो अकरेंस ऑफ द इस्कीमिया एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज वो लेफ्ट हार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू राइट हार्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हार्ट कार्डिक वर्क ज़्यादा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीलोड। प्रीलोड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पहले फिल हो जाता है ब्लड के साथ। अब ये जो फिलिंग ब्लड है इस वॉल्यूम को कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये जो मायोकार्डियम को ब्लड फिल हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन से पहले लोड एक मायोकार्डियम को स्ट्रेच कर रहा है। अब इस स्ट्रेच को हम कहते हैं प्रीलोड। प्रीलोड की क्या डेफिनेशन हुई? लोड ऑन द मायोकार्डियम बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, अगर इतना सा ब्लड होता, जस्ट इतना सा ब्लड होता, तो इसकी वजह से जो लोड था मायोकार्डियम पे कम था। अब ज़्यादा ब्लड आ गया है तो क्या है, जो लोड है मायोकार्डियम पे बढ़ गया है। तो इसका मतलब प्री लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्री लोड उतना ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं आफ्टर लोड पे। आफ्टर लोड क्या होता है? प्रेशर अगेंस्ट विच हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। अब लेट्स सपोज इस हार्ट में एओर्टा में ब्लड को पंप करना है आउटसाइड। अब अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, ये हार्ट ब्लड को इस प्रेशर के अगेंस्ट पंप नहीं कर पाएगा, या इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट हाई प्रेशर ब्लड को पंप करने के लिए। तो प्री लोड की सिग्निफिकेंस क्या होती है? जितना ये प्रेशर एओर्टा में अगर कम हो जाएगा तो कम प्रेशर पे इसको पंप करना पड़ेगा ब्लड, तो आसानी हो जाएगी। तो आफ्टर लोड कम है। अगर प्रेशर आउटसाइड द वेजल है, लेट्स सपोज ये हार्ट पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ से ब्लड गया आउटसाइड, अगर वेजल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको पंप करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आफ्टर लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर लोड की सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आफ्टर लोड बढ़ता है तो हार्ट को ब्लड पंप करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट के अंदर रिमेनिंग ब्लड है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, जिसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते थे, वो बढ़ जाता है। जब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको बताया था कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम EDV माइनस ESV इज इक्वल टू स्टोक वॉल्यूम। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो स्टोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। जब स्टोक वॉल्यूम कम होगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन अल्टीमेटली कम हो जाएगा। जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पहला इफेक्ट क्या होता है आफ्टर लोड बढ़ने का? एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीज। दूसरा क्या होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एट्रियल प्रेशर जो है अगर ये बढ़ता है
जिसके अगेंस्ट हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, तो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि वो कार्डियक वर्क ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो ये दो सिग्निफिकेंस थी, एक तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, दूसरा एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द आफ्टर लोड। अब बात करते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट की। आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है एफिशिएंटली, अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया जाए तो इस इफेक्ट को कहते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट। यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई है, जब हार्ट एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा वॉल्यूम को पंप करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और अल्टीमेटली इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ने से एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट बढ़ जाएगी। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। क्रोनो में आर आ रहा है, ये देखें, तो क्रोनोट्रोपिक एसोसिएटेड विद द रेट, यानी कि क्रोनोट्रोपिक वो इफेक्ट होता है कि हार्ट की एक्टिविटी कैसे बढ़ी है ड्यू टू इंक्रीज इन द हार्ट रेट। अब हार्ट रेट जब भी बढ़ेगा तो आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो कार्डियक वर्क जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो गई। अब ऐसा पेशेंट है जो हार्ट का पेशेंट है, अब उस तरह के पेशेंट को हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं, ना कि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ड्रग्स, क्योंकि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट तो फर्दर उसकी जो एनर्जी डिमांड कार्डियक वर्क को बढ़ा देंगी। हार्ट तो पहले उसका जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसको हम क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, अगर क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फर्दर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सिचुएशन ट्रीट होने की बजाय एग्रीवेट कर जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो स्टार्ट में मैंने आपको 2 सर्कुलेशन की टाइप्स बताई थी, उसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि सर्कुलेशन की टाइप्स अक्सर पूछ लेते हैं। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन की टाइप्स हैं वो क्या है, हिपैटिक सर्कुलेशन, रीनल सर्कुलेशन, सेरिब्रल सर्कुलेशन एंड प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो ये सारा था बेसिक कंसेप्ट अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।